हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है सेल। उसके साथ साथ हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे। इसमें इसका एक स्टैटिक पोर्शन पढ़ेंगे, प्लस एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें सारे जो क्वेश्चंस हैं वो लेटेस्ट जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जिस पैटर्न से पूछे गए हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा सेल। और जो सेल है उसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी की। और फिर सेल से क्या बन जाता है? हमारे टिश्यू। और टिश्यू से क्या बनता है? फिर हमारा ऑर्गन। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाता है? हमारा ह्यूमन, मतलब ह्यूमन बीइंग। ठीक है। उसके साथ साथ स्ट्रक्चरल, द सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर, सेल के अंदर सारे के सारे जो लाइफ प्रोसेस हैं वो परफॉर्म होते हैं। उसके बाद जो डिस्कवरी है सेल की वो रॉबर्ट हुक ने की थी अपनी एक बुक में। माइक्रोग्राफिया उस बुक का नाम था 1665 में। और उसने सेल नहीं दिया था उसका नाम सबसे पहले सेलुला दिया था। उसका जो है जो स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन जब हम सेल की पढ़ते हैं उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। पढ़ बोलते हैं। अगर उसने पूछ लिया कि टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं तो आप लिखोगे हिस्टोलॉजी। ठीक है, HISTOLOGY। उसके बाद है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसने बताया था? प्रोन्जिगिन ने बताया था 1839 में। उसके बाद है सेल, जो है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है सेलुलस। और उसका सेलुलस का मतलब होता है छोटा सा जगह, स्पेस, या फिर एक रूम की बात कर रहे हैं। और एक एंटविन ल्यून हॉक साइंटिस्ट थे जिसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल को देखा था पहली बार। मतलब रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कॉर्क सेल को देखा था जो कि डेड सेल था। पर लिविंग अगर पूछा गया तो आप एंटविन ल्यून हॉक की बात करोगे। उसके बाद है जो वर्ड है सेल, वो ड्राइव किया गया था ग्रीक वर्ड से, सेलुले से। उसका नाम क्या है? स्मॉल रूम। उसके साथ साथ कुछ ये बातें भी आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो लिविंग सेल है किसने डिस्कवर किया था? ल्यून हॉक ने। सबसे जो छोटा सेल है वो पीपीएलओ है जिसको माइकोप्लाज्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर सेल वॉल भी नहीं होती, ये ध्यान रखोगे। सबसे लॉन्गेस्ट सेल हमारी बॉडी का कौन सा है? ब्रेन का सेल है जिसको हम नर्व सेल बोलते हैं। उसके बाद है, अगर हम लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट की बात करें तो एसिटाबुलेरिया है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। और जो एनिमल की बात करें तो वो है अमीबा। यूनिसेलुलर की बात करें, यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो एक ही तरह के सेल से बनता है। मतलब यहाँ पे सेल से टिश्यू नहीं बनते। बस होता क्या है, सेल 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 जुड़ते चले जाते हैं। हमारे में क्या होता है? सेल से टिश्यू बन जाता है। उसके बाद है, अगर ह्यूमन का पूछा जाए सबसे बड़ा सेल कौन सा है तो ओवम है। और सबसे छोटा पूछा गया मेल में स्पर्म होती है। उसके बाद है सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या है? न्यूरॉन। और सबसे बिगेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच का एग। वो सबसे बिगेस्ट सेल हमारी बॉडी का है। नेक्स्ट है हमारा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो हम दी थी वो शॉल्डन एंड शॉन ने दी थी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपका शॉल्डन है ये जर्मन से थे, एक बॉटनिस्ट जो प्लांट की स्टडी कर रहे थे। ये जो थे ये प्लांट की स्टडी कर रहे थे, प्लांट की। और जो ये वाले थे ये कर रहे थे एनिमल की स्टडी। मतलब ये एनिमल और प्लांट और सेल्स की स्टडी कर रहे थे दोनों। 1800, एक 1838 में और एक 1839 में। तो इन दोनों ने क्या बोला? इन दोनों ने बोला कि जो एनिमल वाला था इसने तो बोला कि जितने भी एनिमल सेल हैं वो एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। जिस मेम्ब्रेन से वो बाउंडेड हैं उसका नाम है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। दूसरा, और जो सेम उसने भी बोला कि जितने भी प्लांट सेल हैं उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है सेल वॉल। तो उसके बाद नेक्स्ट है, जितने भी प्लांट है और एनिमल्स हैं वो सारे के सारे किससे बने हैं? सेल से बने हैं। और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। उसके बाद है फिर एक, जब इन दोनों ने एक दो दो साइंटिस्ट है शॉल्डन एंड शॉन, उन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, वो सब सेल से बने हैं। पर वो ये नहीं बता पाए कि सेल आते कहाँ से हैं, जो नए सेल बनते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो कहानी के अंदर एक इंसान की एक एंट्री होती है जिसका नाम है रूडोल्फ विर्चियो। 1855 में उन्होंने बोला था ओमनी सेलुले ई सेलुले। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है।
इसका मतलब है ओमनी सेलुलर। ई सेलुलर का मतलब क्या है? पुराने सेल से ही नए सेल आते हैं, मतलब डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, न्यू सेल्स बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही। उसके बाद जो सेल्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो सिर्फ एक ही तरह के सेल से बनी है पूरी की पूरी बॉडी। तो आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए, एग्जाम्पल है आपका अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे आपके यूनिसेलुलर हैं। उसके बाद है आपके मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में हम लोग आते हैं, एनिमल्स आते हैं, प्लांट आते हैं, फंगस आती है, सारे आते हैं। तो आपको एग्जांपल होना चाहिए। मल्टी का मतलब क्या होता है? हमारी टंग के सेल अलग हैं, स्टमक के सेल अलग हैं, इंटेस्टाइन के सेल अलग हैं, ब्रेन के सेल अलग हैं। तो मतलब जितनी भी उनकी बॉडी बनी होती है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बनी होती है, तो उनको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। और इसमें एग्जाम्पल आते हैं प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। उसके साथ साथ एक चीज़ ये बार बार पूछी होती है कि शॉल्डन, ये हमें पता है कि शॉल्डन श्वान ने सेल थ्योरी दी थी, उन्होंने बताया था कि ये सारी चीज़ें सेल से बनी हैं। बट जब रूडोल्फ विर्चो नई एंट्री मारते हैं तो वो जो मतलब इन सब का डाटा इकट्ठा करते हैं और वो एग्जैक्ट बताते हैं हम सबको कि सेल थ्योरी एक्चुअली में है क्या। ठीक है। तो उन्होंने रूडोल्फ विर्चो ने, जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, उन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट हैं और एनिमल हैं वो सब किससे बने हैं? सेल से बने हैं। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे पुराने सेल से ही बने हैं, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, वायरस इसकी एक्सेप्शन है। वायरस एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? वायरस इस क्लास के अंदर नहीं आते, क्योंकि वायरस एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। इसका मतलब ये होता है अगर वायरस आपकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट है तो वो नॉन लिविंग है, और अगर वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वायरस तो वो लिविंग है, इसलिए वो इस कैटेगरी में नहीं आते। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की, दोनों में डिफरेंस जानेंगे और चेक करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनको भी मतलब दुनिया में जो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए थे वो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, और जो प्रोकैरियोटिक सेल की एडवांसमेंट हुई तो वो यूकैरियोटिक सेल बन गए। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही तरह के सेल से बने होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी। अगर यूनिसेलुलर का नाम पूछा गया तो आप लिखोगे इसमें आपका अमीबा है और आपका पैरामीशियम है। ये तो एग्जांपल हो गए आपके यूकैरियोटिक के और वो यूनिसेलुलर के। और मल्टी सेलुलर में आ गए प्लांट एंड एनिमल्स। उसके बाद है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। न्यूक्लियोइड का मतलब क्या होता है? एक सेल ये है प्रोकैरियोटिक, एक सेल यूकैरियोटिक का ये है, जिसमें जो डीएनए है वो एक कवर के अंदर पैक होता है जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हो, बट इसके अंदर जो डीएनए है वो खुला पड़ा है जिसको आप न्यूक्लियोइड बोलते हो। ये आप ध्यान रखोगे। उसके साथ साथ जो डीएनए है वो सर्कुलर है और डबल स्टैंडर्ड होता है, और इसमें जो डीएनए है वो लीनियर होता है। ठीक है। उसके बाद है साइटोप्लाज्म है पर उसमें ऑर्गेनेल्स नहीं होती। अब क्वेश्चन आता है कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स नहीं है? तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर, आपका गोल्जी बॉडी नहीं है, लाइजोसोम्स नहीं है। तो ये सारी मतलब मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होती जो इसके अंदर न्यूक्लियोसोम। देखो कौन सी प्रेजेंट होती है? देखो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोटिक हो, राइबोसोम सारी जगह पाई जाती है। ये क्या करती है? हमारे सेल्स के अंदर आपकी प्रोटीन सिंथेसिस करती है, दोनों केस में प्रोटीन को बनाती है। ठीक है। एक तो ये, और एक ये याद होना चाहिए आपको मीजोसोम्स करती क्या है। मीजोसोम्स क्या होती है? यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे यहाँ पे इनफोल्डिंग होती है। तो ये क्या करती है मीजोसोम्स? एक तो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, ठीक है। दूसरा क्या करता है? ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करती है किसी भी बैक्टीरिया की। ठीक है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है ये एडवांसमेंट है प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर साइटोप्लाज्म तो है, उसके साथ साथ बहुत सारी ऑर्गेनेल्स भी है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सेल है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक। उसके साथ साथ है जो ये सेल है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही अपने आप को बढ़ाते हैं। मतलब ये सेल आगे जाके दो में टूट जाएगा, एक सेल ये बना देगा, एक सेल ये, मतलब एक जो ऑर्गेनिज्म है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है? ये दोनों सेक्चुअल और एसेक्चुअल दोनों से ही रिप्रोड्यूस कर लेता है। इट्स अ डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट। तो एग्जाम्पल है बैक्टीरिया है, आर्के बैक्टीरिया है, जिनको आप ओल्ड बैक्टीरिया बोलते हैं, बहुत जो लाखों सालों से बर्फ़ में भी जमे हुए हैं। ये आर्के बैक्टीरिया ऐसी जगह पर रहना, सर्वाइव करना शुरू रहते हैं जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते। तो और दूसरे में एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक में, एग्जाम्पल मैंने पहले ही बोल दिया आपको। इसमें एग्जाम्पल आता है प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब हम बात करेंगे सेल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, आपका जो सेल है उसके तीन पार्ट्स होते हैं मेनली।
हम क्या करते हैं, एक सेल बनाते हैं, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसको बना रहे हैं। तो सबसे पहले तीन पार्ट्स आपके सेल के, एक तो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक होती है यहाँ पर जो आपको दिखा देता है डॉट डॉट, उसको बोलते हैं आप साइटोप्लाज्म, और तीसरा होता है उसका न्यूक्लियस। मेनली तो जो है ये होती ही होती हैं। अब बात कर रहे हैं सेल वॉल की। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो ये सेल है आपका और ये न्यूक्लियस है उसका, ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको बोल सकते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है ऐसे, जो उसको प्रोटेक्शन देती है सेल को ताकि वो ना मरे। इस लेयर का नाम है, जो वो है आपका सेल वॉल, जो आपका टॉपिक है, ठीक है। तो सेल वॉल क्या है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये नॉन लिविंग है, मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। तो आपका है कहाँ कहाँ पे आपका प्लाज्मा, ये होती कहाँ कहाँ पे है, तो सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट होती है आपके बैक्टीरिया में, आपकी फंजाई में, कुछ एक एल्गी में भी प्रेजेंट होती है, और आपके प्लांट्स में भी। और आपने लिख बताना है ये नॉन लिविंग है, और ये क्या करता है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सबसे पहला है जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग है, ये क्या करती है, ये स्ट्रक्चर देती है, प्रोटेक्शन करती है और शेप देती है किसी भी चीज़ को। अगर ये क्वेश्चन बार बार पूछा होता है आपसे, ये क्वेश्चन बार बार, ये क्वेश्चन बार बार, तो प्लांट के अगर सेल वॉल का नाम पूछा तो आप सेलुलोज लिखोगे, और पैक्टिन भी लिख सकते हो अगर दोनों कॉम्बिनेशन आया, पर मेनली सेलुलोज होता है, 60% है। और अगर पेप्टिडोग्लाइकन लिखा गया तो किसकी होती है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल का नाम है, जो किससे बनी होती है, म्यूरिन नाम के एक केमिकल होता है उससे। और अगर पूछा गया फंगस किसकी जो सेल वॉल है उसका नाम बताइए, तो आपने काइटिन लिखना है। उसके साथ साथ मैंने एग्जांपल आपको बता दिया। और एक चीज़ और, मिडल लैमेला एक चीज़ होती है, मिडल लैमेला, दो सेल हैं ये आपस में, ये एक सेल ये है और एक सेल ये है आपका, ठीक है। इनके बीच में जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम मिडल लैमेला, ठीक है, लैमेला, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, ये बना किससे है, तो आपने बताना है ये बना है, या तो बोलना आप कैल्शियम, या फिर आप बोलो मैग्नीशियम, और साथ में आप डालोगे पैक्टेट, या तो ये बना है कैल्शियम पैक्टेट से या बना है मैग्नीशियम पैक्टेट से, ये आप याद रखोगे। और एक चीज़ और याद रखोगे, मिडल लैमेला, मिडल लैमेला क्या कर रहा है, एक सीमेंट का काम कर रहा है, दो सेलों जैसे दो ईंटें होती है ना, दोनों को चिपकाने के बीच में सीमेंट डालते हैं, तो सीमेंट का नाम मिडल लैमेला है। तो किससे बना है, सीमेंट का नाम क्या है, कैल्शियम पैक्टेट है या मैग्नीशियम पैक्टेट है। तो प्लांट के केस में सीमेंट का नाम क्या बन जाता है, इसको मिडल लैमेला नहीं बोलते, इसको बोलते हैं प्लाज्मो डेस्मेटा। ये आप ध्यान रखोगे थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट मैं आपको कराता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इसको सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ये मेनली बना किससे है, आप याद रखोगे कि ये प्रोटीन से ज़्यादा प्रोटीन और लिपिड से बना है। तो लिपिड ज़्यादा मात्रा में है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन, ये आप ध्यान रखोगे। और इसको हम बाइलेयर भी बोलते हैं। ये देखने में कैसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है देखने में, ये ऐसे, नीचे को भी एक कुछ ऐसे, ठीक है, यहाँ पे भी सेम ऐसे, और नीचे को भी कुछ ऐसे, ऐसे। तो ये किससे बना है, लिपिड की, दो लिपिड्स की बाइलेयर है, दो लिपिड्स की बाइलेयर है, और दोनों को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं हम फोस्फोलिपिड्स। और एक ये सिलेक्टर प्रीमिएबल है। प्रीमिएबल का मतलब ये होता है बच्चों की, ऐसा नहीं, देखो ये आपका सेल है, सेल में मैंने बोला तीन पार्ट्स होते हैं मेनली, न्यूक्लियस है आपका, ये आपका साइटोप्लाज्म है, और ये आपकी प्लाज्मा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये नहीं कि बाहर सेल के बाहर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है, ये थोड़ी कि सारे के सारे उसके अंदर एंटर मारेंगे। सिलेक्टिवली प्रीमिएबल, सिलेक्टिवली प्रीमिएबल का मतलब होता है कि जिसको वो चाहता है वो ही पार्ट आपका बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो ये वाला पार्ट होता है, ये ऐसे दिखा रहा हूँ, ये इसको बोलते हैं हम पोलर हेड बोलते हैं, जो क्या होता है हमारा हाइड्रोफिलिक, ठीक है। जो मतलब हाइड्रोफिलिक, जो मतलब ये पानी से बहुत प्यार करता है, फिलिक मतलब लव, हाइड्रो मतलब वाटर,
ठीक है। और जो ये जो टेल दिखाई दे रही है, ये टेल जो है ये बनी होती है आपकी लिपोफिलिक। लिपोफिलिक, फिलिक मतलब लव अगेन, और लिपो मतलब लिपिड्स, ये लिपिड्स को ज़्यादा प्यार करती है। तो एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर दो हेड हैं, अब मतलब दो तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं एम्फीपैथेटिक मॉलिक्यूल्स। समझ आया? ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ, एग्जांपल भी बता देता हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं आरबीसी की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसके अंदर जो आपकी प्रोटीन है वो होती है 52%, और जो आपका फैट है वो होता है 40%। आपको ध्यान रखना है। और ये किसने डिस्कवर किया था? सिंगलर निकोलसन ने डिस्कवर किया था, और 1972 में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका दूसरा नाम क्या है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी इसको बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है। ठीक है। तो उसके साथ साथ हम नेक्स्ट, और उसके फंक्शंस क्या होते हैं? ये सरफेस प्रोटीन है को यहाँ पे रिसेप्टर लगे होते हैं आपके, मतलब सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जहाँ पे कोई भी चीज़ अटैच होती है आके, ये एज अ एंटीजन भी काम करता है। एंटीजन का मतलब होता है कि आपकी आइडेंटिटी होती है एक तरह से कि ये मेरे ही सेल हैं, मतलब उसमें कन्फ्यूजन नहीं होती कि आपकी बॉडी के दूसरे सेल तो नहीं आ गए कोई और। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसका काम है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 में। इसको मास्टर कंट्रोल ऑफ द सेल भी बोला जाता है, क्योंकि ये बॉडी में कंट्रोल करता है हमारे सेल की सारी एक्टिविटी को, तभी इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है, और ये डबल मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद हमेशा रखना कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर थ्रेड लाइक पोर्शन होता है, जिसके अंदर आपका डीएनए होता है। और डीएनए का काम क्या है? डीएनए से हमेशा बनेगा आपका आरएनए, और आरएनए से बनेगा आपका प्रोटीन। जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। और जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। ध्यान रखना। और सारे प्रोसेस की बात करें तो इसको बोलते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। ठीक है। उसके बाद क्या है? जो डीएनए है वो तीन चीज़ों से बना है। फर्स्ट जो है आपका नाइट फर्स्ट तो है पेंटोज शुगर, ये आप याद रखोगे। उसके बाद है फॉस्फेट, ये भी आप याद रखोगे। उसके बाद है नाइट्रोजन बेस, ये भी याद रखोगे। डीएनए के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास कौन सा चार्ज, क्या चीज़ है उसके पास? फॉस्फेट। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, जिसके ऊपर बड़े क्वेश्चन गिरते हैं। नाइट्रोजन बेस भी दो तरह का होता है, एक होता है प्यूरिन, और एक होता है पिरामिडीन। ठीक है। जो पिरामिडीन होता है वो तीन तरह का होता है, CTU, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट यूनियन, ये ट्रिक है याद करने की। ठीक है। और जो प्यूरिन है वो A और जो G है उससे बना होता है। तो हमेशा याद रखना, एक चारगफ रूल आए थे, चारगफ, एक साइंटिस्ट और आते हैं, चारगफ रूल। उसने बोला था कि प्यूरिन हमेशा इज इक्वल टू पिरामिडीन, या फिर पिरामिडीन इज इक्वल टू प्यूरिन। तो ए के सामने हमेशा डबल बॉन्ड टी लगेगा। डबल बॉन्ड क्या है? ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, ये याद रखोगे। या फिर टी के सामने डबल बॉन्ड ए की बात है। और जी के सामने ट्रिपल बॉन्ड सी, या फिर सी के सामने ट्रिपल बॉन्ड जी। तो तीन क्या हैं? ये भी तीन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। तो आपको याद रखने हैं, ए और टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है स्टेबिलिटी। ठीक है। और यूरासिल किस केस में आता है? यूरासिल किस केस में आएगा? ये डीएनए की बात कर रहे हैं, यूरासिल आता है आपका आरएनए के केस में। आप इतना थोड़ा सा ध्यान रखोगे। और ये किसके सामने लगेगा? आके यू के सामने आके लग जाता है इन द केस ऑफ आरएनए। ठीक है। तो आप ये इतना सा भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो सबसे पहले हम सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये सेल है हमारा, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये वाला पोर्शन, मतलब यहाँ पे इसलिए थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ। ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब हमारे जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये बिल्कुल फैला होता है, ऐसा कुछ। ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ दाने से लगे होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक मोती से लगे होते हैं। ठीक है। तो ये जो मोती टाइप होते हैं ये होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम।
और राइबोसोम को आंख बंद करके कह देना कि अगर क्वेश्चन आया प्रोटीन की फैक्ट्री कौन सी है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ अ सेल इज कॉल्ड राइबोसोम। तो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम दो तरह का है, देखो रेटिकुलम दो तरह का है, एक RER है जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और एक SER है जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो जो RER है उसके ऊपर पार्टिकल्स लगे हैं, कौन से, राइबोसोम वाले पार्टिकल्स लगे हैं। तो इसका काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और जो SER है इसका काम क्या होता है, ये फैट को और फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स जो होते हैं हमारे सेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनको बनाने में हेल्प करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो SER जो है वो हमारे अंदर, जो हमारे सेल के अंदर पॉइजन या फिर ड्रग चली जाती हैं, या फिर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा मतलब पॉइजन चला जाता है, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो SER है वो ज़्यादातर क्योरिकल रोल जो अपना वो ज़्यादा प्ले करता है SER। तो ये था RER के बारे में। अब हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी की, और इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और इसके काम क्या क्या हैं, सबसे पहले पैकेजिंग और सिक्रीशन में हेल्प करता है, और किसको पैकेज करता है, बड़े मॉलिक्यूल्स को भी चेक करते हैं। उसके साथ साथ ये पुलिस ऑफ द सेल भी है, अगर कोई चीज़ गलत चल रही है सेल में पैकेजिंग में, तो ये क्या करती है, उसको उठा के ठीक जगह पे लेके जाती है। और सबसे बड़ी बात है, एक स्पर्म होती है ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बीइंग में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है उसके अंदर एक जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्पर्म का, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ये यहाँ पे होता है एक्रोजोम। एक्रोजोम ये क्या करता है, जब इसको एग मिलता है तो उसको जब ये तोड़, इसकी एग की लेयर को तोड़ने में हेल्प करता है एक्रोजोम। ये एक्रोजोम कौन बनाता है, ये एक्रोजोम भी आपका गोल्जी बॉडी ही बनाता है, ये आपने ध्यान रखना है, गोल्जी बॉडी, ठीक है। उसके साथ साथ ये क्या करता है मेन साइट, और उसके साथ साथ क्या करता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है हमारे बॉडी सेल के अंदर। ग्लाइकोप्रोटीन था मतलब ग्लूकोज प्लस प्रोटीन की हेल्प करता है। और जो पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी इसी को ही बोला गया, पोस्ट ऑफ द सेल। जैसे पोस्ट ऑफिस में होता है ना, चीज़ों को एक एक करके हम स्मूथली पैक करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो सेम काम इसका भी यही होता है कि ये एक एज अ पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी है। इसके दो तीन चीज़ें याद रखना, और एक याद रखना है कि डिस्कवर किसने किया था, ये डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी, एक साइंटिस्ट था, उसी ने अपने नाम पे लिख दिया गोल्जी बॉडी 1898, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हम बात करेंगे लाइसोसोम्स की, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक सबसे पहले बोलते हैं इसको डिस्पोजल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है, ER। सो और बना किससे है, ER से बना है। तो सबसे पहले बात है, एक तो पहला याद रखना कि ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसकी। बनाया किसने इसको, इसको बनाया है गोल्जी बॉडी ने, ठीक है। और इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स कौन से होते हैं, इसके अंदर जो एंजाइम है वो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कौन कौन से, मेनली आपका लाइपेज जो लिपिड को तोड़ेगा, प्रोटीएज जो प्रोटीन को तोड़ेगा, और कार्बोहाइड्रेट्स जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, ठीक है। तो यही क्या करता है, ये क्या करता है, जैसे कोई भी फॉरेन चीज़ हमारे सेल के अंदर आई, ये क्या करेगा, उसके आसपास जाके फट जाएगा, जिससे वो फॉरेन आपका एंटीजन आया, फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में आया, तो वो किल हो जाता है। तो इसको तभी हम क्या करते हैं, हम इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, उसके साथ साथ वेस्ट डिस्पोजल भी है। और कई बार क्या करता है, ये हमारी बॉडी की जो ऑर्गेनल्स हैं, जो सेल की ऑर्गेनल्स हैं, जो अब यूजलेस है। यूजलेस का मतलब क्या है, जैसे ये सेल है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, बहुत सारी ऑर्गेनल्स हैं, अब वो यूजलेस है, किसी काम की नहीं रही, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुके हैं, कुछ भी कह सकते हैं हम उसको। तो ये उसको जाके किल कर देता है, उसको नष्ट कर देता है, तो उसको हम बोलते, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑटोफैजी। इसमें सिर्फ ये दो या तीन चीज़ें आप ध्यान रखोगे। और सुसाइडल बैग है, और डिस्पोजल वेस्ट है, गोल्जी बॉडी बनाता है, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। ये तीन चीज़ें आपने ध्यान रखनी है इसके अंदर ज़्यादा। अब है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल ऑर्गेनल्स में, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे भी,
और बहुत सारी चीज़ें पूछ जाती हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका डायग्राम कुछ ऐसा, और उसमें यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बने होते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है। और यहाँ पे आपके ये लगे होते हैं कुछ F1 पार्टिकल्स। जो ये मोड होते हैं उसको बोलते हैं हम क्रिस्टे, और जो ये पार्टिकल होते हैं इसको बोलते हैं F0 और F1 पार्टिकल। और अगर हम इसका बेस देखें तो ये एटीपी जनरेट करता है। सबसे पहला क्या है, आपको ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि ये क्या बनाता है, एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी क्या है, हमारे सेल की एनर्जी करेंसी है। और उसके साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास अपना खुद का डीएनए है और अपना राइबोसोम है। इसका मतलब ये है कि इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, किसी की, ये मतलब किसी के कहने पे नहीं चलेगा, क्योंकि इसका खुद का अपना डीएनए है और राइबोसोम भी है। राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम आपके प्रोटीन फैक्ट्री को हेल्प करता है, मतलब हेल्प बनाने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ ये बहुत सारी जगह पे ये जो एटीपी बनाता है वो हमारी जो सेल की एनर्जीज़ हैं उनको, मतलब जो सेल में साइकिल चल रही हैं, बहुत सारी साइकिल चली होती हैं, उसके लिए ज़रूरी होता है। और इसके अंदर जो एंजाइम होता है जो एटीपी बनाता है उसका नाम है एटीपी सिंथेटेज। एंजाइम का नाम है जो एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और ये यहाँ पे बनती हैं आपकी एटीपी। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका, और आप बात कर रहे हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो ये हैं आपके, कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सबसे पहले आप याद रखोगे प्लास्टिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके मोस्ट ऑफ द प्लांट में, एनिमल्स में नहीं होता। ठीक है। दूसरा है आपका जो इसके अंदर अपना खुद का डीएनए है और राइबोसोम है। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया ना कि अपना डीएनए और राइबोसोम किस किस के पास है, राइबोसोम किसके पास है, तो आप याद रखोगे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड एक ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास अपना खुद का ही डीएनए और खुद का ही राइबोसोम है। ठीक है। और ये क्या है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, अपने आप इसके अंदर पावर है, ये अपने आप अपने आप को डिवाइड कर लेती है। उसके बाद फंजाई में प्लास्टिड नहीं होता, क्योंकि फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपना खाना नहीं बना सकती, वो दूसरों पर डिपेंड होती है। फंजाई जो है वो हेटरोट्रोफस है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद जो है आपके जो ये प्लास्टिड है, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में जो कलर है वो ऑरेंज, येलो, ग्रीन हो सकता है, लीफ, फ्लावर और फ्रूट। जैसे आपने वो एग्जांपल देखे हैं ना, जैसे हम टमाटर की बात कर रहे हैं, टमाटर स्टार्टिंग में कैसा होता है, हरे रंग का होता है, और बाद में कैसा हो जाता है, लाल रंग का। तो वो क्या है, क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि ग्रीन कलर है, ग्रीन के बाद वो रेड कलर की तरफ चलना शुरू होता है। मतलब वो क्रोमोप्लास्ट से, क्लोरोप्लास्ट से, वो स्टार्टिंग में क्लोरोप्लास्ट से किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट का तो हरा रंग होता है ना, क्रोमोप्लास्ट का कैसा लाल रंग हो गया फिर वो। ऐसे ही अगर हम मिर्च की बात करें तो वो भी इस केस में आती है। उसके बाद है जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल होता है, ये तो हमको सबको पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये किचन ऑफ द सेल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खाना वाना जो भी है वो यहाँ पे बनता है आपके पास। उसके साथ साथ यहाँ पे आप दो चीज़ें याद रखोगे, यहाँ पे दो तरह की रिएक्शन होती हैं, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। याद रखना ये इसके थाइलॉइड रीजन में होती है। मतलब लाइट रिएक्शन का मतलब होता है जो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, लाइट के प्रेजेंस में। इसका मतलब ये नहीं होता कि डार्क रिएक्शन डार्क में हो रही है, नहीं, ये भी लाइट के प्रेजेंस में होती है, बस कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसका नाम डार्क रख दिया, पर साइट अलग होती है जहाँ पे ये बनती है, ये स्टोरमा में बनती है। और लास्ट है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, ये कलर लेस होते हैं। ल्यूको का मतलब भी वाइट होता है, जैसे आप ल्यूकोसाइट्स पढ़ते हो, ल्यूकोप्लास्ट पढ़ते हैं अब तो हम। ल्यूकोसाइट का होता है WBC है आपकी, तो वाइट रंग का होता है। तो ये भी क्या है, कलरलेस प्लास्टिड हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, जैसे पटैटो एंड नट्स जैसे ठीक है, जो वाइटिश कलर के होते हैं। और ये है प्लास्टिक के बारे में। और लास्ट में हम बात करेंगे राइबोसोम की। राइबोसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनेल्स है, जो पहला पॉइंट याद होना चाहिए कि जो आपके प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाई जाती हैं। एक तो ये बात याद रखनी है। और इसके ऊपर दूसरा पॉइंट आप याद रखोगे कि इसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती, बिल्कुल भी कोई कवरिंग नहीं होती इसके ऊपर। किसने डिस्कवर किया था उसको, उसका नाम था जॉर्ज
पैलेडे नाम का साइंटिस्ट था 53 में, और उसने किस में देखा था, इन द एनिमल सेल में इन्होंने सबसे चेक किया था। जो राइबोसोम होती हैं उसकी दो सब यूनिट्स होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। तो दो सब यूनिट्स होती हैं, एक होती है लार्ज, जो कैसी होती है देखने में डोम शेप होती है, और एक होती है स्मॉल शेप। ठीक है, स्मॉल, वो भी डोम शेप होती है बट स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू दिस। ये दो तरह के होते हैं राइबोसोम, दो तरह के होते हैं। एक होता है 70S, शेप यही रहेगी दोनों किस्से में। एक होता है 80S। जो 70S है वो प्रोकैरियोटिक में होता है। 70S भी आगे जाके दो में डिवाइड हो जाता है, एक तो होता है 50S, जो बड़ी यूनिट है उसको 50S, और एक है 30S, मतलब ये आगे और डिवाइड हो जाता है। जो 80S है ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका यूकैरियोट्स में। और इसकी जो दो सब यूनिट और टूट जाती है 60/40S, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके साथ साथ आप ये एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है इसकी सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। ठीक है, कॉफिशिएंट मतलब इसकी जो डेंसिटी है किसकी, राइबोसोम की, और साइज पता करते हैं इससे, साइज ऑफ राइबोसोम का पता किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट राइबोसोम का एक ही काम है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो क्या है, ये हमारी सेल की प्रोटीन की फैक्ट्री है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स। ठीक है, और बहुत सारे राइबोसोम्स ऐसे लग जाते हैं, एक लाइन के अंदर लग जाते हैं विद द हेल्प ऑफ RNA। ध्यान रखना, जब बहुत सारे लग जाते हैं तो उसको हम बोल देते हैं पोली राइबोसोम। ये आप ध्यान रखोगे इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये ध्यान रखना आप साथ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।